अस्सलाम वालेकुम सर, खाना तैयार है। बावर्ची ने सलाम कहकर आतिफ को खाना तैयार होने की नवीद सुनाई। क्या बात है यार, आतिफ ने सामने रखी फाइल बंद करते हुए तहसीन आमेज लहजे में कहा। आज तो 1 बजे ही खुशखबरी मिल गई। बावर्ची बोला, सर आप रोजाना गिला करते हैं मगर आप मेरी मसरूफियत से भी खूब वाकिफ हैं। आतिफ ने मुस्कुराकर कहा, बस फिरोज भाई, हमारे काम पे ही आपकी मसरूफियत बढ़ जाती है। उसने गिला किया, अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपकी मर्जी सर। उसे खफा होते देखकर आतिफ जल्दी से बोला, मजाक कर रहा था यार। बहरहाल आप खाना लगाएं, अगले 5 मिनट में मैं आपके पास हूँगा। मेहरबानी सर कहकर बावर्ची वापसी के लिए मुड़ा। आतिफ भी मेज पर फैले कागजात समेटने लगा। सुबह का नाश्ता उमूमन उससे रह जाता था, इसलिए जल्द ही वो भूख महसूस करने लगता। रोजाना बावर्ची से उसकी इसी मौजू पर छेड़खानी जारी रहती थी, लेकिन 2-2:30 बजे से पहले उसे दोपहर का खाना नसीब नहीं होता था। वो बमुश्किल कागजात समेट पाया था कि मेज पे पड़े फोन की घंटी बजी। एक लम्हे के लिए तो उसने कॉल को नजरअंदाज करना चाहा, मगर फिर रिसीवर उठा लिया। उसे सिद्दीकी साहब की बेचैन आवाज सुनाई दी, आतिफ मियाँ फौरन मेरे पास पहुंचो, बदर साहब ने फिलफौर बुलाया है। आतिफ बोला, सर अगर खाने के 2 निवाले ले लूं तो? वो बोले, मियाँ बिल्कुल टाइम नहीं है, खाना मेरे साथ खा लेना, लेकिन बदर साहब से मिलने के बाद। चलो मैं आ गया कहकर वो रिसीवर रख कर बाहर आ गया। आधे घंटे के बाद वो दोनों बदर साहब के ऑफिस में मौजूद थे। उनके सलाम का जवाब देते हुए बदरुद्दीन साहब ने कहा, बैठो। थैंक यू सर कहते हुए वो बैठ गए। फाजिल खान को छोड़ने का मशवरा किसका था? बदरुद्दीन साहब का संजीदा लहजा सुनकर सिद्दीकी साहब आहिस्ता से बोले, सर मशवरा तो आतिफ का था, लेकिन मैंने इजाजत दी थी। वो बोले, सिद्दीकी साहब सीनियर होने के नाते मेरा हक बनता है कि इतना अहम फैसला मेरे इल्म में लाया जाए। सिद्दीकी साहब बोले, सर मैंने तफसीली रिपोर्ट आपके पास भिजवा तो दी थी। बदर साहब ने कहा, हाँ लेकिन फाजिल खान को रिहा करने के बाद अब मैं क्या कहता, उसे दोबारा गिरफ्तार कर लो। सिद्दीकी साहब होंठ भेंचते हुए बोले, सॉरी सर, अगर आपको हमारा फैसला गलत लगा है, लेकिन हमने नेक नियति से ही ये काम किया था। उन्हें बदर साहब की बात नागवार गुजरी थी। आतिफ को भी एक नापसंदीदा एहसास ने घेरे में ले लिया था। इस मर्तबा बदर साहब ने आतिफ को मुखातिब किया, और मिस्टर आतिफ, आपकी अक्लमंदी कहाँ चली गई थी? आतिफ निडर लहजे में बोला, सर मैं अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, मैंने ऐसा किसी जाती मफाद के तहत नहीं किया। बदर साहब बोले, अगर मुझे आप लोगों की नेक नियति पर शुबा होता तो आप लोग इस वक्त मेरे ऑफिस में न होते। आतिफ ने कहा, सर मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी बड़ी गलती है जो नजरअंदाज न की जा सके। बदर साहब बोले, आतिफ साहब, मेरी सर्विस भी आपकी उम्र से चंद माह ज्यादा होगी, और अगर आप दोनों फाजिल खान को छोड़ने से पहले मुझसे इजाजत लेते तो मैं आपको बताता कि इसमें क्या कबाहतें हैं। आप दोनों जिस वतन के मुहाफिज हैं, बदकिस्मती से कायद आज़म की वफात के बाद उसे कोई मुखलिस रहनुमा न मिल सका, और हमारे सरबराह जिस तरह के हैं उनसे आप लोग खूब वाकिफ हैं। आतिफ ने कहा, सर गुस्ताखी माफ, हम अभी तक अपनी गलती के मुज़मरात नहीं जान पाए। बदर साहब का गंभीर लहजा आतिफ को ये एहसास दिलाने के लिए काफी था कि सूरत हाल काफी खराब थी, इसलिए इस्तफसार करते वक्त उसके लहजे में छुपे अंदेशे वाज़े थे। बदर साहब बोले, तो सुनो, शाम की फ्लाइट से डेविड और उसके दोनों साथी इंग्लैंड के लिए फ्लाई करने वाले हैं। आतिफ बौखला गया, क्या मतलब? बदर साहब बोले, ये हुक्म मिला है मिस्टर आतिफ, अब हम उन्हें हाथ भी लगाएंगे तो हमारी नौकरियां तो खैर जाएंगी ही, जेल भी शायद भुगतनी पड़े। आतिफ बोला, मगर सर? बदर साहब बोले, देखो आतिफ, अगर तुम फाजिल खान को रिहा न करते तो ब्लैक लिक्विड डेविड पार्टी के जिंदा रहने से लाइल्म रहते, और हम आसानी से कह सकते थे कि वो मुकाबले में पार हो गए हैं। आतिफ जल्दी से बोला, सर ये अब भी कहा जा सकता है। बदर साहब ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब नहीं कह सकते, क्योंकि मुझसे उसकी जिंदगी का एतराफ करवाया जा चुका है, और अगर बिलफर्ज मैं अपने सीनियर्स को भी अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाता हूँ, तब भी डेविड पार्टी की लाशों से उनकी मौत के वक्त का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि उनकी लाशों का मुतालबा इस मकसद के लिए जरूर किया जाएगा। अगर हम लाशों के जाया होने का बताते हैं तो उनके पास एक गवाह मौजूद है जिसका नाम फाजिल खान है, और फाजिल खान को कत्ल करने का मतलब है उनका मुतालबा मानने से वाज़े इनकार। आतिफ बोला, सर हम इतने बेबस हैं ब्लैक लिक्विड के सामने। वो अपनी आवाज की लर्जिश पर काबू पाने में नाकाम रहा था। थोड़ी देर पहले गुस्सा दिखाने वाले बदरुद्दीन साहब के चेहरे पर दुख के आसार नुमाया हुए, और उन्होंने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। सिद्दीकी साहब को भी हालात की संगीनी का एहसास हो गया था, और ये बात भी उन्हें पता चल गई थी कि इतना नर्म कमांडर क्यों इतनी छोटी सी बात पर लाल पीला हो रहा है। ऑफिस में गहरी खामोशी छाई थी, और फिर उस खामोशी को बदर साहब ने ही तोड़ा। जिस जगह से उन्हें रिहा करने का हुक्म मिला है उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते, और याद रखना, वतन अजीज में मसनदे इक़्तिदार सिर्फ उसी के कब्जे में आ सकती है जो अपने आकाओं का हर जायज नाजायज हुक्म मानने की
اہلیت رکھتے ہوں، اور یہ تو آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کون ہیں۔ عاطف نے کہا سر اس کے خلاف ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ بدر صاحب بولے مثلاً؟ وہ بولا ان کے پاس اسلحہ موجود تھا۔ بدر صاحب نے کہا اس کا اجازت نامہ ان کے پاس موجود ہوگا، نہیں ہوگا تو ان کا سفارت خانہ چند لمحوں میں تیار کر لے گا۔ عاطف بولا ان کی کوٹھی میں وافر مقدار میں بارود اور دہشت گردی کے دوسرے آلات موجود تھے۔ بدر صاحب نے کہا وہ کہیں گے کہ یہ ہم نے انہیں پھانسنے کے لیے رکھے تھے، کیا دلیل پیش کریں گے ہم؟ عاطف بولا ان کے بیان ریکارڈ ہیں۔ بدر صاحب بولے بیان وہ تسلیم کیا جاتا ہے جو عدالت کے سامنے دیا جائے، وہ آسانی سے کہہ دیں گے کہ یہ بیان ہم نے تشدد سے بچنے کے لیے دیے تھے۔ مسٹر عاطف ہم بے بس ہیں، اور غالباً اب تمہیں میرے غم و غصے کی وجہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ عاطف اضطراب کی حالت میں ہاتھ مروڑنے لگا۔ صدیقی صاحب نے پوچھا سر اس کا کوئی حل تو ہوگا؟ وہ بولے ہاں انہیں آرام سے رہا کر دو۔ صدیقی صاحب نے کہا اس کے علاوہ کوئی؟ بدر صاحب نے کہا کوئی نہیں، میں مجبور ہوں اور آپ دونوں سے زیادہ مجھے اس کا دکھ ہے۔ عاطف اور صدیقی خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد عاطف بولا سر میں انہیں رہا نہیں کر سکتا، آپ بے شک مجھے نوکری سے نکال دیں، میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہیں اپنے انجام سے دو چار ہونا پڑے گا۔ بدر صاحب بولے ہوش میں تو ہو؟ ان کے لہجے میں غصے کا شائبہ تک موجود نہیں تھا۔ عاطف نے کہا سر یہ حقیقت ہے، ان دونوں کی وجہ سے میری کتنی بہنیں بیوہ ہوئیں، کتنے بھائی شہید ہوئے، کتنے بزرگ ہم سے بچھڑے، وطن عزیز کو کتنا نقصان پہنچا، اس کا اندازہ کرنا بھی دشوار ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ بدر صاحب اپنی سیٹ چھوڑ کر عاطف کی سمت بڑھے اور اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے بولے تم ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے جوان، میں بے بس اور مجبور ہوں، مجھے تمہارے جذباتی پن کا اندازہ پہلے سے تھا، لیکن میں یہ کام تمہاری لا علمی میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گو اس وقت بات ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، مگر مجھے امید ہے کہ جلد ہی اس کے کوئی اور ساتھی پکڑے جائیں گے، پھر تم اپنی منمانی کر لینا۔ عاطف بولا سر طویلے کی بلا بندر کے سر۔ بدر صاحب بے بسی سے بولے صدیقی صاحب اسے لے جاؤ اور سمجھاؤ۔ وہ عاطف سے بہت سینئر تھے، لیکن جانتے تھے کہ اصولی طور پر وہ خود غلطی پر تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ خود کو بھی ذہنی طور پر ڈیوڈ پارٹی کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر پا رہے تھے۔ مجبوراً انہیں صدیقی صاحب کا سہارا لینا پڑا۔ یوں بھی وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ صدیقی صاحب کی بات ٹالنا عاطف کے لیے مشکل تھا۔ صدیقی صاحب مستفسر ہوئے انہیں کس ٹائم رہا کرنا ہے سر؟ وہ بولے شام 8 بجے کی فلائٹ ہے ان کی، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اوکے سر کہہ کر صدیقی صاحب نے عاطف سے کہا چلو میاں۔ عاطف نے احتجاج کرنا چاہا سر ایسے کیسے؟ صدیقی صاحب بولے بس خاموش رہو، اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ کر لے گئے، جبکہ بدر صاحب دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے کرسی پر ڈھہ گئے۔ ایک خوشگوار حیرت ہنا کی منتظر تھی۔ اپنے باپ کو ڈرائنگ روم میں امی سے باتیں کرتے دیکھ کر وہ خوشی اور حیرت سے اچھل پڑی۔ پاپا آپ؟ فاضل خان والہانہ انداز میں بیٹی کی طرف بڑھا، پاپا کی جان اور اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کی بیوی رخشندہ بھی دونوں باپ بیٹی کے قریب آ گئی تھی۔ ہنا بولی پاپا انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ وہ بولا میں نے اپنی گڑیا کو کہا تو تھا کہ اس کے پاپا کو زیادہ دیر سلاخوں کے پیچھے نہیں رکھا جا سکتا۔ ہنا بولی شکر ہے پاپا آپ آ گئے، ورنہ یقین مانو میں تو اتنی پریشان تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ فاضل بولا تم کہاں رہی ہو اتنے دن؟ وہ باپ سے الگ ہو کر ماں سے لپٹ گئی، بولی ایک جگہ پہ چھپی ہوئی تھی پاپا۔ فاضل نے پوچھا کہاں؟ ہنا کو جھوٹ بولنا مناسب نہ لگا، بولی پاپا سن کر شاید آپ کو اچھا نہ لگے۔ فاضل خان بیوی سے بولا بیگم آپ ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل چلی جائیں، میں نے گڑیا سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ہنا بولی بعد میں چلی جائیں گی نا پاپا؟ ہنا کو اکیلے باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی ماں بولی نہیں بیٹا ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، اور ویسے بھی باپ بیٹی کی باتوں میں میرا کیا کام؟ اپنی ماں کے جواب میں ہنا خاموش رہی۔ بیوی کے جاتے ہی فاضل خان نے کہا بیٹھو گڑیا، اور ہنا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ باپ کے چہرے پر چھائے تاثرات اس بات کا مظہر تھے کہ وہ کوئی اہم بات کرنے جا رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا اب بتاؤ یہ 3 دن کہاں اور کس کے ساتھ گزارے؟ وہ بولی پاپا آپ نہیں جانتے، اس نے آپ کی بیٹی کی جان اور عزت کی حفاظت کی ہے۔ ان کتوں نے مجھے بے لباس کیا تھا اور اس نے میرے بے لباس جسم کو ڈھانپا ہے۔ پاپا مجھے اس حالت میں دیکھ کر بھی اس کی نظریں کسی آوارگی کی مرتکب نہیں ہوئی۔ پاپا وہ بہت، اسے آگے ہنا کی زبان رک گئی اور اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ فاضل بولا دیکھو بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، اور میں نے تمہیں اسی لیے تعلیم دلوائی ہے کہ تمہارے دماغ کو اس مطلبی دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا سکوں۔ اب جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں انہیں غور سے سننا۔ گو باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی گفتگو نامناسب لگتی ہے، اور اس قسم کی نازیبا باتیں کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتا، مگر میں خاموش رہا تو جو نقصان ہوگا اس کا ازالہ شاید ممکن نہ رہے۔ اس وجہ سے مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پاپا کی جان تم بہت بھولی ہو۔
याद रखना, इस जालिम दुनिया के दो चेहरे हैं। एक ज़ाहिरी और बनावटी चेहरा है जिसे हर कोई देख सकता है, दूसरा असल चेहरा जिसे कोई जहां दीदा शख्स ही परख सकता है। तुम्हारे जैसी सादा लौह और भोली भाली लड़की उमूमी तौर पर लोगों की ज़ाहिरी और बनावटी बातों से धोखा खा जाती है, और जब तक बात उनकी समझ में आती है उस वक्त तक पानी सर से ऊंचा हो जाता है। फाजिल खान ने एक लम्हे के लिए रुककर हिना का झुका हुआ सर देखा और फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम इस्माइल शाह से हमदर्दी रखती हो और इसकी वजह भी जानता हूँ, पर गुड़िया तुमने किस तरह एक अजनबी शख्स की बातों पर एतबार करते हुए अपने बाप को इतना घिनौना समझ लिया। मानता हूँ मुझसे जुर्म सरजद हुए होंगे और मेरी शोहरत भी एक गैंग के सरबराह की सी है, मगर मेरे जराइम में किसी लड़की की इस्मत दरी शामिल नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं बेटी वाला नहीं हूँ? अगर मुझे औरतों का शौक होता तो एक छोड़ चार शादियां कर सकता था। इसके अलावा भी मुझे औरतों की कमी नहीं हो सकती। दौलत पास हो तो क्या चीज नहीं मिलती, मगर इस बात की तुम भी गवाही दोगी कि तेरी माँ के अलावा मैंने किसी औरत से ताल्लुकात नहीं रखे। अगर यूं होता तो इन ताल्लुकात की कम से कम उड़ती उड़ती शोहरत जरूर मेरे घर तक पहुंचती। तुम्हारी माँ को मुझसे 1000 शिकायतें हों, मगर वो किसी औरत के सिलसिले में मुझे मतून नहीं कर सकती। बाकी मैं एक दफा पहले भी अपनी सफाई पेश कर चुका हूँ, मगर उस वक्त मैंने मुजम्मल बात की थी। आज तफसील सुन लो। इस्माइल शाह के साथ मेरी दुश्मनी की वजह उसका घर बनी। मानता हूँ मैंने उसके घर की कीमत कम लगाई। उसकी माँ भी गलती से शेर खान के हाथों कत्ल हुई, मगर इसमें गलती उसकी माँ की थी। वो इस्माइल शाह का पूछने गया और उस बुढ़िया ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। जवाबन उसका भी हाथ उठ गया, जिससे वो जांबर न हो सकी। उसका बाप दिल का मरीज था और इत्तेफाकी तौर पर उसे हार्ट अटैक हुआ, जो इस्माइल शाह ने मेरे खाते में डाल दिया। इसी तरह उसकी बहन के बारे में मुतजाद कहानियां फैली हुई हैं। ये भी सुना है कि उसका किरदार ठीक नहीं था, और ये भी कि उसके साथ ये सब कुछ पुलिस थानेदार और उसके सिपाहियों ने किया। इस्माइल शाह को अपनी माँ के कत्ल के इल्जाम में भी उसी इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया था, और इसका मकसद उससे पैसे बटोरना था। अब मुझे तुम बताओ कि किस गवाही के बलबूते पर तुम मुझे मुजरिम समझ रही हो? इस्माइल शाह के कहने पर। अगर यूं है तो उसकी सच्चाई की दलील क्या है? यही ना कि वो कहता है कि वो हक पे है, लेकिन पापा की जान ये भी तो सोचो, वो मेरा दुश्मन है। वो हर किस्म के घटिया इल्जाम मुझ पर लगा सकता है। तुम इस बारे में मुझसे तो पूछो। अगर उसे सच्चा समझती हो तो किसी दलील के बिना पर ऐसा समझती हो, और मुझे किस दलील के बिना पर झूठा गर्दानती हो? हिना बोली, पापा मैंने कब ऐसा समझा है या आपसे सफाई चाहिए है? मैं तो। फाजिल बोला, गुड़िया मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या मैं तुम्हारे बदले रवैये से ना वाकिफ हूँ? वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं पापा। फाजिल बोला, देखो पापा की जान, मैंने पहले बता दिया कि आज खुलकर बात करेंगे। बाप बेटी के दरमियान इस मौजू पे बात करना निहायत मायूब सही, लेकिन इससे ज्यादा एक बेटी का बाप के किरदार पर शक करना घिनौना है। हिना रूहानसी होने लगी, पापा मैंने कब शक किया है? फाजिल बोला, अच्छा ये बताओ तुम मेरे दुश्मन में क्यों इतनी दिलचस्पी ले रही हो? तुम्हारे नजदीक वो झूठा है तो उससे हमदर्दी कैसी, और अगर सच्चा है तो मैं बेगुनाह कैसे साबित होता हूँ? उससे कोई जवाब न बन पड़ा पापा। वो अपने हाथ मरोड़ने लगी। फाजिल बोला, देखो बेटी मेरी बात याद रखना, दुश्मन का दोस्त हमेशा दुश्मन होता है, और तुम तो मेरी बेटी हो, और इस्माइल शाह मेरा जानी दुश्मन है। तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? वो एक साजिश के तहत तुम्हारे करीब आया है। तुम्हें अगवा करना और फिर बगैर कुछ कहे छोड़ देना एक ड्रामा था। अब तक मैंने एक बात तुमसे छुपाई है, बल्कि छुपाई क्या, वो बात थी ही इतनी गैर मुहज्जब कि मैं तुम्हें बता न सका, लेकिन आज मजबूरन बतानी पड़ रही है। फाजिल खान ने एक लम्हे के लिए खामोश होकर सस्पेंस पैदा किया और फिर बात जारी रखते हुए बोला, हवालात के अंदर इस्माइल शाह ने थानेदार पर हाथ उठाया था। जवाबन थानेदार हुक्मदाद ने उससे बड़ा भयानक इंतकाम लिया, उसे किसी औरत के काबिल नहीं रहने दिया। फाजिल खान ने झिझकते हुए अपना फिक्रा पूरा किया और हिना के सर पर गोया बम फट पड़ा। वो फटी फटी आंखों से अपने वालिद को देखने लगी। फाजिल खान ने गुफ्तगू में वक्फा न आने दिया। बोला, अपनी इस महरूमी को उसने मेरे खिलाफ इंतकाम का जरिया बना लिया। तुम ये समझ रही थी कि उसने शराब के नशे में चूर होकर भी तेरी इस्मत को दागदार नहीं किया, हालांकि तुम उसके दुश्मन की बेटी थी, तो इसकी वजह ये थी कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। अब तुम इतने दिन उसके पास रही हो, क्या उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की? ये सवाल करते वक्त फाजिल खान के दिल में ये खदशा बहरहाल मौजूद था कि सूरत हाल इसके बरक्स भी हो सकती थी, मगर हिना की आंखों के तासुरात से उसे महसूस हुआ कि उसका तीर निशाने पर बैठा है। इससे पहले भी हिना के अंदाज और हरकत ने उसे कुल्ली तौर पर यह बावर करवाया था कि वो शिद्दत से इस्माइल शाह की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और यही शक उसे इस्माइल पर भी था। हिना की परवरिश जिस तरह हुई थी, उसे यकीन था कि वो किसी बेहयाई की मुर्तकिब नहीं हो सकती थी, और उसका अंदाज
अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ था। वो बोली, बिल्कुल भी नहीं पापा, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि। वो बात मुकम्मल न कर सकी। फाजिल बोला, गुड़िया तुम अब बच्ची नहीं हो। जरा सोचो, एक जवान मर्द उस लड़की को जो लाखों नहीं करोड़ों में एक हो बेलिबास देखकर भी कुछ नहीं कहता। इस तरह का काम शायद जुनैद बगदादी जैसा कोई आदमी तो कर ले। आज के बेहया दौर में ये मुमकिन नहीं। और फिर सबसे बढ़कर के वो दावा करता है कि तेरे बाप ने उसकी बहन को दागदार किया। गुड़िया, ये हकीकत तुम्हें माननी पड़ेगी कि अपनी नामर्दी को उसने मेरे खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ उभारा है। उसका मकसद तेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करके मुझसे बरगश्ता करने का है। वो बहुत भयानक इंतकाम लेना चाहता है मुझसे, क्योंकि वो जानता है कि मैं अपनी गुड़िया के बगैर नहीं रह सकता। हिना बोली, पापा जिस वक्त उसने मुझे बेलिबास किया तो उस दिन तो आप। फाजिल बोला, हाँ गुड़िया तुम सही कह रही हो, उस दिन मैं परेशान था, लेकिन हकीकत ये है कि उस दिन तक मुझे ये बात मालूम नहीं थी। इसी तरह जब तुम्हें गोली लगी थी उस वक्त भी मैं इस बात से लाइल्म था। ये बात तो मरने से एक दिन पहले मुझे इंस्पेक्टर हुक्मदाद ने बताई थी। उसे जब मैंने ये कहानी सुनाई और साथ इस्माइल की तारीफ भी की कि जैसा भी है लेकिन ये हकीकत है कि उसने मेरी बेटी को कुछ न कहकर बड़े ज़र्फ का सबूत दिया है, तो इंस्पेक्टर हुक्मदाद ने कहकहा लगाकर बताया कि उसने इस्माइल शाह को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो मेरी बेटी को कुछ कह सके। और उसके साथ वो वक्त भी याद करो जब तुम पहली मर्तबा उसे होटल में मिलने गई थी। एक आबरू बाख्ता औरत के साथ वो तुम्हें किस हालत में नजर आया था। उससे चंद गज दूर चारपाई पर बैठा हुआ और वो लड़की सोफे पर बैठकर अकेले शराब नोशी कर रही थी। गुड़िया सोचो इस तरह कौन करता है। मैंने उस लड़की से सारा इंटरव्यू लिया था। उसके कहने के मुताबिक इस्माइल ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। उसका मकसद तो बस तुम्हें अपनी मर्दानगी का सबूत घटिया तरीके से देना था। और इसी वजह से जब दोबारा आतिफ ने उसे फंसाने के लिए तुम्हें चारा बनाया था तो मैंने सिर्फ तुम्हारी जान जाने के खदशे का इजहार किया था। अगर मुझे उसके बारे में ये बात मालूम ना होती तो मैं कभी भी आतिफ जैसे घटिया आदमी को ये इजाजत न देता कि वो तुम्हें अकेले उससे मिलने के लिए भेजे। आतिफ को घटिया कहने पर हिना तड़प उठी, पापा प्लीज भैया घटिया नहीं है। फाजिल बोला, तुम्हें पता है उसने मुझे क्यों गिरफ्तार करवाया है? हिना बोली, उसे शक था कि आपके आदमियों ने इस्माइल पर कातिलाना हमला किया था और ये कि आप मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। फाजिल बोला, अगर मैंने किसी पर कातिलाना हमला किया भी था तो ये पुलिस केस बनता है, इसमें खुफिया एजेंसी को दखल देने की जरूरत नहीं। और फिर इस्माइल पे कातिलाना हमला करके मैं किस तरह मुल्क दुश्मन बन गया? क्या कोई सबूत दिखाया था तुम्हें आतिफ ने? वो बोली, नहीं पापा, वो कह रहे थे कि। हिना की जबान अटकने लगी। उसे याद आया कि उसके अलावा तो उसे आतिफ ने कुछ भी नहीं बताया था। फाजिल बोला, वैसे मुझे हल्की सी भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो। जो खबीस भी तेरे बाप के खिलाफ बात करेगा तुम्हें यकीन आ जाएगा। एक नामर्द ने झूठे ज़र्फ से तुम्हें अपना गर्विदा बनाया हुआ है और दूसरे कमीने ने बहन का झूठा रिश्ता कायम करके बाप के खिलाफ किया हुआ है। हिना बोली, पापा प्लीज। इस्माइल की वकालत वो बायस से शर्म नहीं कर सकती थी, मगर आतिफ तो उसका भाई था, मुंह बोला होने के बावजूद सगों से बढ़कर। फाजिल बोला, इस निस्बत से तो मैं उसका बाप हुआ। क्या बाप के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? फाजिल खान ने पीठ से कपड़ा हटाकर उसे दिखाया। चमड़े की चाबुक से की गई पिटाई के निशान अभी तक नहीं मिटे थे और सुर्ख रंग की लकीरें बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही थीं। बेख्तियार आगे बढ़कर उसने अपने बाप की पीठ पर मोहब्बत से हाथ फेरा और परेशानी से बोली, पापा जरूरी तो नहीं कि उसके हुक्म पर आपको तकलीफ दी गई हो। फाजिल बोला, ये सब कुछ उसके सामने हुआ है और पता है ये तशद्दुद उसने किस लिए करवाया। तुम समझ रही होगी कि ये सब कुछ उसने वतन की मोहब्बत में किया होगा, मगर ऐसी कोई बात नहीं। उसने ये सब चंद टकों की खातिर किया है। उसने मुझे रिहा करने की कीमत 30 करोड़ रुपए तलब की और ये रकम वसूल करके मुझे रिहा कर दिया। ये रकम अदा न करने की सूरत में मुझे वतन दुश्मनी की आड़ में मार दिया जाता। फाजिल खान ने अपनी कमीज बराबर करते हुए एक नया इंकिशाफ किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां मक्कारियां। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां।
स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।